छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जनदर्शन कर रहे हैं। जी हां, जनदर्शन में सीएम सीधे जनता से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम ने जनदर्शन में प्रदेश के अलग अलग हिस्से में लोग पहुंचे हैं। प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय लोगों की समस्या सुन रहे हैं और उसका त्वरित निराकरण के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। सीएम से मिलने के लिए मुख्यमंत्री निवास के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। कोई भी जमीन की समस्या को लेकर आया है तो कोई लोन की समस्या लेकर यहाँ आया है। सीएम के जनदर्शन में महिलाओं की काफी भीड़ देखने को मिली। हमारे संवाददाता अनमोल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और यहां का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जन दर्शन कर रहे हैं, यानी कि आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। ये जन दर्शन शुरू किया गया है मुख्यमंत्री साय के द्वारा, ताकि जो आम जनता को परेशानी है उसका जो है त्वरित निराकरण किया जा सके। आप देखिए ये कतार लोगों की कि किस तरीके से आपको आगे से पीछे कतार नजर आ रहा होगा और अंदर में जो है सीएम हाउस के अंदर जो है मुख्यमंत्री जन दर्शन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दादी क्या नाम है आपका? जिंदाबाद। कहाँ से आई हैं आप? कोरमुर कितना दूर है? नागरी ब्लॉक कितना दूर है? बहुत दूर है। क्या समस्या आपको? उसके वो आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिसके पास से वो बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। क्यों? मैं बना वकील मल भी देता, पैसा कौड़ी ले लेते, बना के नहीं दे। आप लोग क्या परेशानी लेकर आए हैं मुख्यमंत्री के पास? मेरा ना एजुकेशन लोन था, तो उसमें क्या कहते हैं पटाने के लिए मेरे को दिक्कत हो रहा था, तो उसके लिए मैं कम से कम 2021 से ट्राई कर रही हूँ। मतलब कि पहले वो थे ना भूपेश बघेल, उस टाइम पे भी आवेदन दे चुकी थी, तो उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। हर वर्ग के लोग आपको नजर आएंगे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोग जो है बाहरी जो है सड़क पर भी बैठे हुए हैं और कुछ तो आवेदन भी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, किस चीज़ के आवेदन है? मेरा ये क्या है, फर्जी बंधक बैंक में जो है उसमें फर्जी नामांतरण कर लिए हैं और मेरा नाम फौती नामांतरण नहीं होने दिया। क्या हुआ, आसान भाषा में समझाइए। ये देखिए, ये क्या है, मेरी माता के मौत के बाद मेरे नाम से फौती नामांतरण होना था, जिसमें क्या है बंधक बैंक में फर्जी नामांतरण, फर्जी वाले कोई और आपका लाभ ले? हाँ ले रहा है ना, और मेरा नाम नहीं चढ़ने दे रहा है। जब मैं गांव में जा रहा हूँ तो उसमें यह कहा जा रहा है कि तुम चोरी किए हो या किए हो, दुनिया भर के आरोप लगा के मेरे को भगा दिया जा रहा है। तमाम लोग हैं यहाँ पर। अब सवाल यही है कि जब ये जन दर्शन हो जाएगा तो इसमें जो लोग हैं वो किस तरीके से जो है लाभान्वित होते हैं, क्योंकि देखिए बहुत भारी भीड़ जो है सीएम से आज मिलने पहुंची है और सीएम ने जिस तरीके से पहल किया है जन दर्शन का, ये एक अच्छा पहल माना जा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें सीधे जो है जनता सीएम से मिल रही है और उनके सामने अपनी समस्या रख रही है और त्वरित जो है इसका निराकरण भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। और इधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने आज जनदर्शन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमवीरों के मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 13 बच्चों को चेक वितरित किया है। इस राशि में 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और स्कूटी खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की राशि शामिल है। योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे जो कि कक्षा 10वीं और 12वीं में शिक्षा सत्र 2023-24 में टॉप 10 सूची में आ रहे थे। आपको बता दें, उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री साय द्वारा सम्मानित एक छात्रा से बातचीत की हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने। मुख्यमंत्री ने अपने जन दर्शन में मेधावी छात्रों का भी सम्मान किया है और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं और उनके पिता, उनके हाथ में ये 2 लाख रुपए का चेक है। मुख्यमंत्री ने आज जन दर्शन के दौरान जो है ये चेक उन्हें थमाया है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम डेनिसा प्रधान है। मैं महासमुंद जिले से तहसील सरायपाली ग्राम कसलवा से हूँ। कितना परसेंट आए थे आपके? मेरा 10th में 97.33% आया है और 9th रैंक। आज 2 लाख रुपए मिले, क्या करोगे अब? मैं इसके आगे की पढ़ाई में इस्तेमाल करूँगी। आज मुख्यमंत्री ने बेटी को सम्मानित किया, बहुत खुश होंगे आप, गदगद होंगे, अंदर से लग रहा होगा कि आज तो पूरा मजा आ गया एकदम। हाँ, सही बात है, सही बात है, बहुत तो ये 2 लाख रुपए का चेक जो है सीएम विष्णुदेव साय दिए हैं। तो आगे क्या आप पढ़ाई करोगे, क्या सोचो? मैं अभी बायो ली हूँ और आगे नीट करना चाहूँगी और कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहूँगी।
चाहती है और नीट बनना चाहती है। और आज जो है सीएम ने इनका सम्मान किया। बड़ी बात है कि सीएम जो है जन दर्शन में तो लोगों की समस्या तो सुन ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मेधावी छात्र हैं, जो सम्मान के लायक लोग हैं, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। और आप देखिए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत जो है सीएम ने आज 10वीं 12वीं में जो टॉप हुए हैं छात्र, उनको सम्मानित किया और 2 लाख रुपए जो है उसकी चेक जो है वितरित किया। मैं पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। और इधर प्रदेश बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। हमारी एक खास रिपोर्ट बीजेपी की इस बैठक पर है, जिसमें हमने विस्तार से बताया कि आखिर ये बैठक किस लिए हो रही है और इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा। देखिए विस्तार न्यूज की एक खास रिपोर्ट। लंबे समय बाद भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 10 जुलाई को दुर्ग जिले के भिलाई में होने जा रही है। इस बैठक में विशेष रूप से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। बैठक में आगामी निकाय चुनाव की रणनीति के साथ ही सरकार के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटेगी बीजेपी। 10 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति में होगा मंथन। मंत्री मनोहर लाल खट्टर देंगे मार्गदर्शन। सरकार के कामकाज की होगी समीक्षा। प्रदेश भाजपा में लंबे समय बाद 10 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। हालांकि पहले ये बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन केंद्रीय वित्त आयोग के दौरे के चलते बैठक 10 जुलाई को रखी गई है। इस बैठक में हरियाणा के पूर्व सीएम और साथ ही ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष रूप से शामिल होंगे। साथ ही सीएम साय के साथ कार्य समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में निकाय चुनाव की तैयारी पर मंथन के साथ प्रदेश बीजेपी की आगामी कार्य योजना की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। हमारे प्रदेश की और जिला की और मंडल स्तर पर कार्य समिति निश्चित होती है। स्वाभाविक है हर प्रदेश कार्य समिति में और केंद्र द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कोई न कोई वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय पदाधिकारी या कोई केंद्र में मंत्री, ऐसे उनका आगमन होता ही है। आज तय हो जाएगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को निकाय चुनाव की तैयारी का आगाज माना जा रहा है। पिछले निकाय चुनावों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का दबदबा था। वहीं अब सत्ता बदलने के बाद बीजेपी अब सभी निकायों में जीत दर्ज करने के उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या खास रणनीति तैयार होती है। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए खुमन साहू की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ हो चुका है और इसकी की शुरुआत बता दें खुद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने की है। देखिए ये खास रिपोर्ट कि किस तरह से एक पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश की जनता से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में इस महाअभियान को वन महोत्सव के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत पूरे राज्य में 70 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। वहीं इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास परिसर में दहीमन का पौधा लगाया। प्रदेश के मुखिया ने अपने निवास में पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत कर दी है और साथ ही अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील भी की है। मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। 11 तारीख से हमारे पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का महाअभियान प्रारंभ हो रहा है और इसमें हमारे सारे लोग, स्कूल के बच्चे से लेकर शासकीय, अशासकीय, स्वायत्त संस्था और व्यक्तिगत तौर पे लगाने वाले लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अधिकारियों को सीड बॉल का भी वितरण किया। इस अवसर पर मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहे। इस अभियान में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आने वाली सभी महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। बीजेपी का मानना है कि पौधारोपण न सिर्फ वन क्षेत्र के अंदर होंगे, बल्कि वन क्षेत्र के बाहर निजी और शासकीय जमीन जैसे आंगनबाड़ी, पुलिस चौकी, उद्यान, अस्पताल, शमशान, शासकीय परिसर, छात्रावास आदि स्थानों में भी किया जाएगा। खुमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। और इधर बलौदा बाजार हिंसा को लेकर प्रशासन अभी भी एक्टिव मोड पर है। आपको बता दें, एक्शन में है प्रशासन लगातार। बीते दिनों हुए तोड़फोड़ और आगजनी की घटना में शामिल आरोपियों की धरपकड़ प्रशासन लगातार कर रहा है।
जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बता दें कि आरोपियों का नाम उमेन डहरिया, साथ ही जितेंद्र नवरत्न बताया जा रहा है। प्रशासन वीडियो, फोटो, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रहा है। मामले में अब तक 14 एफआईआर हो चुकी है और कुल 153 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। अभी तक लगभग 150 से ऊपर जो है गिरफ्तार हो चुके हैं और वही जानेंगे बलौदाबाजार एसपी विजय अग्रवाल जी से। सर, बलौदाबाजार हिंसा मामले में कितने की गिरफ्तारी हो गई है, जानेंगे आपसे। कल रात्रि तक 153 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कल भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सर, कितने ये पूरे पतासाजी के लिए 6 टीमों का गठन हुआ है और वो टीमें अपने अपने विवेचना भी कर रही है और जहाँ पे आरोपियों की जानकारी मिल रही है वहाँ पे दबिश दे के आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर रही है और अभी तक 153 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो फरार आरोपी है, कुछ जो एफआईआर में नामजद है वो फरार है। उसके अलावा और भी अलग अलग लोगों से जो पहचान कार्रवाई के बाद जो कुछ नाम आए हैं वो भी काफ़ी संख्या में फरार हैं। ये तो थे हमारे साथ विजय अग्रवाल जी, जो बलौदाबाजार एसपी हैं। उन्होंने जानकारी दिया गया है कि लगभग 153 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी पता साजिश चल रहा है। वही चंद्रशेखर आजाद जो भटगांव आने वाले हैं, उनके बारे में, ये बलौदाबाजार रूट है, वो भटगांव यहीं से जाएंगे और इस तरीके से जो है तमाम सारी जानकारियाँ दिया गया है। कैमरा पर्सन ऋतिक वैद के साथ अजय यादव, विस्तार न्यूज़, बलौदाबाजार। और बलरामपुर जिले के विजयनगर धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी में अनियमितता के मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीदी प्रभारी मंजर अंसारी के द्वारा 9,491.20 क्विंटल धान खरीदी किया गया था, जिसमें 9,491.20 क्विंटल धान का उठाव कर लिया गया, जबकि आरिफ अंसारी के द्वारा कुल 68,152.40 क्विंटल धान खरीदी किया गया था और मात्र 64,576.22 क्विंटल धान का ही उठाव कराया गया तथा शेष धान की मात्रा 3,576.18 क्विंटल का गबन हुआ। जांच में अनियमितता भी पाई गई है। पेंड्रा में खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए कोल डिपो में दबिश दी, जहां स्टॉक से अधिक कोयला भंडारण पाए जाने पर श्याम इंटरप्राइजेस कोल डिपो को सील कर दिया गया है। खनिज विभाग ने मौके से ट्रेलर और जेसीबी भी जब्त किया है। सूरतपुर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रीपा योजना के तहत 15 लाख रुपए गबन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें एक ठेकेदार, पंचायत के सरपंच और सचिव, कुल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल प्रेमनगर ब्लॉक के वृंदावन गांव में रूरल इंडस्ट्रीज पार्क योजना के नाम पर निर्माण कराया गया था, जहां ठेकेदार, पंचायत के सरपंच और सचिव ने काम तो पूरा नहीं किया और 2 बार 15-15 लाख रुपए की राशि निकाल ली थी, जिसकी जानकारी तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ को मिलने के बाद जांच दल गठित की गई। और आपको बता दें, जांच में दोषी पाए जाने वाले तीनों आरोपियों पर प्रेमनगर पुलिस ने यहां पर मामला दर्ज कर लिया है। और इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा और लाडली बहनों और नर्सिंग घोटाले पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस पर करारा प्रहार बोला है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय घोषणा करती है, लेकिन बजट में प्रावधान नहीं करती है। तो ये बताए मोहन यादव सरकार की क्यों आपने जो इतनी लुभावनी योजनाएं थी जिससे आपने चुनाव जीता, उसको बजट से बाहर क्यों कर? क्या मोहन यादव जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास सारंग भारी है? जब स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने झूठे जवाब दिए, सदन को गुमराह किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पे सदन क्यों नहीं पे चर्चा क्यों नहीं हुआ? ऐसे झूठी बात करके आप पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। जो तथ्य हैं वो बिल्कुल सही, जो मैंने बोला वो सही है, ये बता देता हूं मैं। ये मेरे पास पूरे तथ्य हैं, कोई भी बात मैंने गलत नहीं बोली है, जो बोला है वो सही बोला है, वो पेपर पर आधारित है, वो रिकॉर्ड में है।
मैंने लफ्फाजी नहीं की, लफ्फाजी उनने की है। जब उनके गुब्बारे की हवा निकल गई तो फूटे हुए गुब्बारे में फिर से हवा भरने की वो कोशिश कर रहे हैं। और अब जरा बात कर ली जाए रीवा की, जहां के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में विक्रेता की दबंगई सामने आई है। हितग्राही ने जब खाद्यान्न की जानकारी मांगी तो विक्रेता ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसे तमाचा जड़ दिया, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि ये पूरा मामला त्योथर के चंदई गांव का बताया जा रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी घूमने जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ इन दिनों लाल मुंह वाले बंदरों का आतंक जारी है, जिसके चलते यहाँ आने वाले पर्यटक बंदरों के हमले का लगातार शिकार हो रहे हैं। कुछ पर्यटकों को तो यहाँ के बंदरों ने इस कदर घायल किया कि इलाज के दौरान घायल पर्यटकों को ऑपरेशन की नौबत तक आ गई। धीरे धीरे कर यहाँ के बंदर बेकाबू होते जा रहे हैं। पहले तो यहाँ कुछ सामान छुड़ाने की यदाकदा घटना सुनने के लिए मिलती थी, पर अब लगातार यहाँ के बंदर पर्यटकों पर हमला कर रहे हैं, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक सुरक्षित नहीं है। चलिए अब आपको खंडवा की जानकारी दे देते हैं, जहां पर आज तड़के करीब 4 बजे एटीएस की टीम कार्रवाई करने पहुंची और एक नाबालिग समेत 2 युवकों से पूछताछ के लिए उन्हें उठा लिया। मैसेज और मोबाइल में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि पूछताछ के लिए उठाए गए युवकों में एक का नाम फैजान है, जो सलूजा कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरा लड़का भी नाबालिग है, जिसका नाम गुलमोहर है, आपको बता दें। और वहीं एटीएस ने दोनों जगहों पर दबिश से आसपास के लोग भी दंग रह गए हैं। और इसी बीच बात करते हैं अलीराजपुर की, जो अलीराजपुर के जिला अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी आज अपनी परेशानियों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। स्वास्थ्यकर्मियों के इस विरोध प्रदर्शन के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार यह प्रदर्शन महिला स्वास्थ्यकर्मियों से हुए अभद्र व्यवहार को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शन में करीब 100 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी अपनी परेशानियों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। और आपकी अपने चैनल विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में जर्जर भवन में पन्नी डालकर बच्चों को बिठाए जाने का मामला विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद हरसूद ब्लॉक के शिक्षा विभाग के अधिकारी आज मौके पर पहुंचे और अधिकारियों ने मौके पर स्कूल का निरीक्षण कर जमीनी हकीकत का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद शिक्षा विभाग के बीआरसी और इंजीनियर ने रिपेयर का कार्य शुरू करवा दिया है। वर्ष भी हम आए थे और प्रधान पाठक को बोला था कि जो ये छत है उसकी मरम्मत का कार्य आपको करवाना है जी, लेकिन 31 मार्च की स्थिति में इन्होंने फंड जो है वो खर्च कर दिया है। तो हम इन्हें निर्देशित कर रहे हैं कि आप मरम्मत की राशि से इसके ऊपर डैम प्रूफ करवाएं और ये छत की मरम्मत करवाएं, क्योंकि शासन को हमने इसका प्रस्ताव पिछले वर्ष ही भेज दिया था छत मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत का, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र से अभी तक वहां से कोई फंड नहीं आया है। और खरगोन जिले में बड़वा के शासकीय अस्पताल में अव्यवस्था पैर पसारने लगी है। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सुबह 9 बजे खुलने वाला इधर कंप्यूटराइज्ड ओपीडी पर्ची केंद्र 10:15 बजे तक बंद रहता है। इसके चलते ओपीडी पर्ची लेने के लिए खिड़की के बाहर मरीज व परिजन की लंबी कतार लग जाती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद पर्ची काउंटर फिर शुरू हुआ। जब इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि बीटा भाटिया व रोगी कल्याण समिति सदस्य मोनू वर्मा ने जानकारी दी, तो वहीं अस्पताल वो पहुंच चुके। इस दौरान उन्होंने अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर अजय कटारा व सीबीएओ डॉक्टर राजेंद्र मेमरोट को इसकी जानकारी दी और उससे रूबरू कराया। ओपीडी जो कि कंप्यूटराइज पिछले 3 महीनों से चल रही थी वो बंद कर दी गई है किसी कारणवश। फिर मैं और मेरे साथी एक मोनू वर्मा जो कि आरकेएस के सदस्य हैं, हम दोनों जब वहाँ पर पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि ओपीडी नहीं चल रही थी, तो हम लोगों ने पता लगाया और फिर अधिकारियों से चर्चा करके ओपीडी तो तत्काल चालू की, लेकिन काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे। हमने इस संबंध में अधिकारियों से भी चर्चा की और आगे से कंटिन्यू ओपीडी चलती है। कंप्यूटराइज्ड जो ओपीडी हमने चालू की है, जिससे कि शासकीय अस्पताल की आय भी बढ़ी है और जनता को भी सुविधा प्राप्त हुई है। और जब सीहोर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन कर रहे माफियाओं को लेकर विस्तार न्यूज ने
प्रमुखता से पूरा मामला उठाया था, जिसके बाद सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया और खनिज विभाग में कार्यरत सब इंस्पेक्टर समेत 2 होमगार्ड को लाइन अटैच कर दिया है। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार के सत्संग के बाद मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक घटना के बाद बाबा का कनेक्शन ग्वालियर में भी मिला है। ग्वालियर के तिगरा रोड पर झंडा के पुरा गांव में हरि विहार में बाबा का आलीशान आश्रम है, जहां पर अक्सर बाबा यहां आकर सत्संग किया करता था और बाबा के सत्संग में हजारों की संख्या में उसके अनुयायी भी शामिल होते थे। हाँ, इन्हीं का आश्रम में 1 साल हो गई जब आए थे, फिर एक बार उनने सारा सिटी में लगाया था, उन्हें वहाँ से चले गए हैं और अभी तक आए नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी रहते थे 100 के लगभग उनके साथ में। हाँ, उनके साथ में पक्के पर गए थे वो, मतलब वो अब चले गए हैं। एक भी बंदा नहीं है यहाँ पर जिस सुन के बज गए हैं पूरे। बाबा के साथ में जी सिक्योरिटी गार्ड रहते थे और एक और जना था कोई उनका। हाँ, महिला रहती थी। कितनी महिला रहती थी? बहुत महिला थी, रोड पे डरी रहती थी, हमारे ही हैं ये सब कुछ ऐसे बोलती थी। वे भगत हैं और स्वयं परमात्मा हैं, हम जान चुके मान चुके हैं, तब हम बता रहे हैं तुम्हें। हमें तो भैया 7 साल की थे जो बीते गए।